वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 4 ग्रिफिथ्स की चैप्टर नंबर 6 का, और चैप्टर नंबर 6 का नेम है मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट। इस टॉपिक से पहले बुक में एक सब टॉपिक था मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। हम जब भी मैग्नेटोस्टैटिक में जो भी टॉपिक पढ़ें हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करते हैं ताकि हमारे लिए उस टॉपिक को समझना इजी हो जाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पोलराइजेशन पढ़ा था। जैसे मैग्नेटोस्टैटिक में मैग्नेटाइजेशन होती है, सेम उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोलराइजेशन थी। अब पोलराइजेशन क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम। ये चीज़ें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं। पोलराइजेशन पढ़ी थी हमने, जो कि थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे ही हमने पोलराइजेशन पढ़ी थी तो हमने उधर से जब पोलराइजेशन हो गई तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पोलराइज्ड हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट पोलराइज्ड हो गया तो हमने उसके बाद उस पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हुए हमारे पास बाउंड चार्ज का कंसेप्ट आया था। अब बाउंड चार्ज हमारे पास दो तरह के थे, सरफेस बाउंड चार्ज और वॉल्यूम बाउंड चार्ज। सरफेस बाउंड चार्ज इसके इक्वल था और वॉल्यूम बाउंड चार्ज इसके इक्वल था। ये पी जो है ये हमारे पास पोलराइजेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था? हमने पोलराइजेशन पढ़ा था। पोलराइजेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम था। पोलराइजेशन के बाद जब ऑब्जेक्ट पोलराइज्ड हो गया था तो हमने उस पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हुए हमारे पास कंसेप्ट आया था बाउंड चार्ज का और वॉल्यूम, सरफेस बाउंड चार्ज और वॉल्यूम बाउंड चार्ज। मैग्नेटोस्टैटिक में भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपने यहाँ पर एक बात समझनी है कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हमने पोलराइज ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। एक्चुअल में हम वो कैलकुलेट डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करते। हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस बाउंड चार्ज और वॉल्यूम बाउंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से फाइंड कर लेते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन दोनों की फाइंड करते हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पोलराइज ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं ड्यू टू बाउंड चार्जेस की वजह से। वही इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलराइज ऑब्जेक्ट की वजह से थी। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हुए ये कंसेप्ट आ गया था बाउंड चार्जेस का। अगर ये बात अभी समझ नहीं आई तो अगले टॉपिक में हमारे पास जो भी टॉपिक हमने करना है इसकी कंक्लूजन भी है, तो एंड तक आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। अब जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा, अब हम मैग्नेटोस्टैटिक में देखेंगे कि जैसे वहाँ पे हमारे पास पोलराइजेशन थी, यहाँ पे क्या हो गई? मैग्नेटाइजेशन। अब जहाँ पे पोलराइजेशन इक्वल थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैग्नेटाइजेशन किसके इक्वल होनी चाहिए? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक था, यहाँ पे सिर्फ वर्ड आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वो हम आगे मैग्नेटाइजेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। देन उसके बाद हमने कहा था जब पोलराइजेशन हो जाती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? पोलराइज्ड हो जाता है। सेम इसी तरह अगर मैग्नेटाइजेशन हो गई है तो ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है? मैग्नेटाइज्ड हो गया। तो अब उस मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट की वजह से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हुए हमारे पास कंसेप्ट ऑफ बाउंड करंट आएगा। वहाँ पे किसका कंसेप्ट आया था? बाउंड चार्जेस का। यहाँ पे बाउंड करंट का कंसेप्ट आएगा। अब बाउंड करंट अगेन दो तरह के होंगे, सरफेस बाउंड करंट और वॉल्यूम बाउंड करंट। अब यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि किसके इक्वल होंगे। सेम जिस तरह मैंने ऊपर कहा था कि हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं ड्यू टू इन चार्जेस की वजह से वही इक्वल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट के। सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी करंट फाइंड कर लेंगे ड्यू टू सरफेस बाउंड करंट की वजह से और वॉल्यूम बाउंड करंट की वजह से, फील्ड फाइंड कर लेंगे। इन दोनों करंट की वजह से हम फील्ड फाइंड कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, और वही हमारे पास जो होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बाउंड करंट की वजह से जो फील्ड आएगी वही हमारे पास इक्वल होगी मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट की फील्ड के। ठीक है, तो अब टॉपिक हमारे पास आता है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होती है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन हम लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि अगर हमारे पास एक मटेरियल है, अब मटेरियल है वो किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। उसमें क्या होगी? अलग अलग डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ है ना, तो हर एक एटम का क्या होगा? एक डाइपोल मोमेंट होगा। अब ये डिफरेंट एटम से बने हुए हैं तो डिफरेंट डाइपोल मोमेंट्स होंगे जो कि हमारे पास इस तरह से
रेंडमली अरेंज हुए में, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, 0। लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्या कर दूं, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं, ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। अब इनकी अरेंजमेंट जो होगी वो अगेन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, उस पर डिपेंड करती है। यहाँ पे ये जब अरेंज हो जाते हैं तो अब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। जब ये इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, इनका 0 नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, मैग्नेटाइज्ड। ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करना ही हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन। ओके, ये अगर आप लोगों ने प्रॉपर इसका समझना है तो लेक्चर नंबर 1 में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज़ द मैग्नेटाइजेशन, और ये हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जिस तरह से पोलराइजेशन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सेम इसी तरह हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन होती है मैग्नेटोस्टैटिक में। ओके, अब बुक में ये चीज़ लिखी हुई थी कि आपके पास प्रॉब्लम्स में मैग्नेटाइजेशन हमेशा गिवन होगी, तो आप लोगों को मैग्नेटाइजेशन कभी भी फाइंड नहीं करनी। फाइंड क्या करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट की वजह से। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, बाउंड करंट्स। जब हम बाउंड करंट्स जो कि सरफेस बाउंड करंट है और वॉल्यूम बाउंड करंट है, ये दोनों कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इनकी फ़ील्ड कैलकुलेट करेंगे इनकी वजह से, तो जो इन दोनों की फ़ील्ड होगी करंट की, वही फ़ील्ड हमारे पास इस मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट की फ़ील्ड के इक्वल होगी। तो मेन हम सिर्फ फील्ड कैलकुलेट करते हैं, हम ये फाइंड कर लेते हैं, फील्ड ड्यू टू बाउंड करंट्स। उसके बाद हमारा टॉपिक का नेम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट की वजह से। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट है और वो मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट जो है उसकी मैग्नेटाइजेशन m है, एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P। तो जब भी हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है तो हम उसको स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट करते हैं, देन उसको इंटीग्रेट कर देते हैं फॉर द होल के लिए। तो मैंने इस पूरे को डिवाइड कर दिया स्मॉल एलिमेंट्स में, उसमें से एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। अब मुझे स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले कैलकुलेट करनी है, देन उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसमें कहा गया है कि मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट जो है मैग्नेटाइज्ड है, तो यहाँ पे आप लोग देखो, हम कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइज्ड है तो उसमें डाइपोल मोमेंट्स की अरेंजमेंट कैसे होगी, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगी, ठीक है, रैंडमली नहीं होगी। तो इस तरह से अरेंज हुए हुए, अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट ले लेती हूँ, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट मीन्स के एक डाइपोल ही ले लेना, तो ये स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट किसके इक्वल है, एक डाइपोल के इक्वल है। अब ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ द वेक्टर पोटेंशियल एट पॉइंट P ऑफ अ सिंगल डाइपोल। अब यहाँ पे सिंगल डाइपोल वर्ड क्यों यूज़ किया गया जबकि हमने इसको स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड किया। तो इस बात का मतलब ये है कि ये जो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है, ये एक, देखो हमने इस तरह से मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट में क्या है, ऐसे डाइपोल्स के अरेंजमेंट हुए हुए हैं, उसमें से हमने एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया, ठीक है, तो ये इसके इक्वल ही है ना। तो ये एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट एक डाइपोल के इक्वल ही है, तो मैं इसको लिखूँ या स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिखूँ या सिंगल डाइपोल लिखूँ तो एक ही बात है, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये है कि डी टाउ हैज़ अ डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ वन डाइपोल। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वर्ड, बुक में ये वर्ड यूज़ हुआ है, ऑफ अ सिंगल डाइपोल इज़। ओके, अभी हमारे पास मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट है, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है, एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया। अब मुझे यहाँ पे पॉइंट P पे कैलकुलेट करना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पोजीशंस वेक्टर्स इसके ड्रॉ करने पड़ेंगे। ओके, अब इस पॉइंट, इस यहाँ से इसका और इसका, यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन किसके इक्वल है, और एक होता है ओरिजिन से यहाँ तक का, ठीक है, देन एक ओरिजिन से पूरा पॉइंट P तक। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, R, ठीक है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, R, और ये वाला हम कैसे लिख देंगे, R प्राइम, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या है, सेपरेशन वेक्टर है जो कि इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, और एक ये हमारे पास R है, ये R प्राइम होता है, और ये सेपरेशन वेक्टर को हम कर्ली R से लिख देते हैं।
अब मैंने कहा है कि वेक्टर पोटेंशियल एट पॉइंट पी सिंगल डाइपोल की वजह से, तो वो किसके इक्वल है, ये हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई एम क्रॉस आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर। अब डाइपोल मैग्नेटाइजेशन किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब यहाँ पे डी टाउ है, इसका वॉल्यूम एलिमेंट क्या है हमारे पास, डी टाउ, लेकिन ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ा हुआ है, आर प्राइम कोऑर्डिनेट में। तो जिस कोऑर्डिनेट में होता है उसी से इसको डोनेट करते हैं, तो डी टाउ प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं हर जगह डी टाउ प्राइम यूज़ करूँगी। एम इज इक्वल्स टू स्मॉल एम मीन्स के डाइपोल मोमेंट ओवर डी टाउ प्राइम। ये दोनों जो हैं ये वेक्टर होते हैं, ये मैग्नेटाइजेशन होता है और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि एम डी टाउ प्राइम हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ पे एम डी टाउ प्राइम क्रॉस आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर। म्यू नॉट बाय 4 पाई, डी टाउ को मैंने अलग लिख दिया, इन दोनों को इस तरह से लिख दिया। अब जब मैं इसको क्या करूँगी, ए जो है वो किसका, कि यहाँ पे आर और आर प्राइम का मतलब क्या है, एट पॉइंट पी पे मुझे कैलकुलेट करनी है ना वेक्टर पोटेंशियल एट पॉइंट पी, और वो किसका फंक्शन है, आर का। तो मैंने यहाँ पे इसके साथ आर लिखा है, जबकि जो मैग्नेटाइजेशन है वो यहाँ पे है, ठीक है, आर प्राइम कोऑर्डिनेट में मैग्नेटाइजेशन है। तो ये एम जो है वो फंक्शन है आर प्राइम यूनिट वेक्टर का। तो यहाँ पे मैंने आर प्राइम निकाल दिया, साथ में आर प्राइम लिख दिया, और ए के साथ क्या है आर, डी टाउ के साथ है ही डी टाउ प्राइम था वो, उसकी बात वो, क्योंकि वो भी आर प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और मैग्नेटाइजेशन भी क्या है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, प्राइम वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ए के साथ हर जगह आर और एम के साथ क्या लिखा हुआ है, आर प्राइम कोऑर्डिनेट। अब पूरे होल ऑब्जेक्ट के लिए मैं क्या कर दूँगी, इसको इंटीग्रेट कर दूँगी, तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया। अब इसमें से ये कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, एम क्रॉस आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर डी टाउ प्राइम। अब जो डेल 1 बाय आर होता है उसकी वैल्यू होती है आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर। अब इसमें भी हमें इसको देखना पड़ेगा कि डेल किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ रहा है। डेल भी हमारे पास प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा। तो प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरे पास कौन कौन से हैं, प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में एम है और साथ में डेल है, इनके साथ हर जगह क्या आएगा, प्राइम। सिर्फ ए जो है वो अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो यहाँ पे मैंने डेल के साथ क्या लगा दिए, ये ओके। अगेन जो डेल है, ये एम है, ये सारे ए है, ये सारे क्या हैं, और आर, ये सारे वेक्टर्स हैं। तो कहीं कहीं मैंने इस आर के ऊपर वेक्टर साइन डाला होगा, बट वो मिक्स ना हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने कहीं कहीं हटा भी दिया, ठीक है। तो अगर देखो मैं ऐसे वेक्टर साइन डाल दूँ, साथ में प्राइम भी डाला हो, तो उसका मतलब, और कहीं मैंने ये नहीं भी डाला तो आप लोगों ने डालना है, ठीक है। आर के ऊपर क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, और इसके ऊपर डेल के ऊपर भी डाला हुआ है। म्यू नॉट बाय 4 पाई एम के साथ आर प्राइम, और इस पूरी की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल 1 बाय आर। तो डेल के ऊपर क्या है, ये वेक्टर साइन है, और ये प्राइम 1 बाय आर एज इट इज़ डी टाउ प्राइम। इस इक्वेशन को मैंने नेम दे दिया 2, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और इसकी वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, प्रोडक्ट रूल यूज़ करके। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, प्रोडक्ट रूल नंबर जो है वो 7 है, और वो प्रोडक्ट रूल नंबर क्या है, डेल क्रॉस एफ ए। ये आप लोगों को अगर फॉर्मूला शीट ना मिले तो आप लोगों ने याद भी करना है, अगर मिल जाती है तो फिर नहीं याद करने की ज़रूरत। अगेन एफ जो है कोई स्केलर फंक्शन है, डेल और इसके ऊपर क्या है, वेक्टर का साइन है। तो अगर मैंने कहीं नहीं डाला तो आप लोगों ने डालना है, डेल के ऊपर भी क्या है, वेक्टर का साइन है, और ए के ऊपर भी। सिर्फ एफ जो है सम स्केलर फंक्शन, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, वो आगे बताऊँगी। डेल क्रॉस एफ ए इज इक्वल टू एफ डेल क्रॉस ए माइनस ए डेल एफ, ठीक है। अब मुझे यहाँ से मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगी इसकी, ए डेल क्रॉस एफ की, मुझे ये चाहिए। आगे इसकी फॉर्म बनाऊँगी तो समझ आ जाएगा आप लोगों को। इसको मैं उधर लेके जाऊँगी और इस वाली वैल्यू को उठा के इधर ले आऊँगी। रीअरेंज किया, एफ जो है वो कोई स्केलर फंक्शन है। इक्वेशन नंबर 2 जिसको मैंने मार्क किया था वहाँ से, बल्कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो जो इक्वेशन नंबर 2 जिसको मैंने मार्क किया था वही लिखा है, एम के साथ डेल प्राइम का फंक्शन है, डेल के ऊपर क्या होता है, प्राइम होता है, साथ अगर वेक्टर डालना है तो मत डालना भूलिएगा।
1/r। ठीक है, यहाँ से मैं देखूँगी कि f जो है वो कोई स्केलर फंक्शन था, तो f जो है वो 1/r है, और a जो है वो वेक्टर फंक्शन था ना, तो a मेरे पास मैग्नेटाइजेशन भी एक वेक्टर फंक्शन होता है, तो वो हमारे पास m है। ओके, यहाँ पे a की जगह सिंपल m किसका फंक्शन था, r प्राइम का, उसके साथ क्या डला हुआ है, ऊपर वेक्टर का साइन डला हुआ है, क्रॉस डेल एज इट इज़, लेकिन डेल किसका फंक्शन था, प्राइम का, तो मैंने इसके ऊपर प्राइम डाल दिया। f को कोई स्केलर फंक्शन जिसको मैंने 1/r लिया था, f की वैल्यू पुट की 1/r इज इक्वल्स टू f की जगह 1/r, डेल की जगह डेल प्राइम, क्रॉस a की जगह m, साथ में वो किसका वेक्टर साइन, और साथ में किसका फंक्शन है, आर प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम का, माइनस डेल की जगह अगेन डेल प्राइम, क्रॉस f की जगह 1/r और a की जगह m वेक्टर, साथ में r प्राइम। अब देखो ये फॉर्म बन गई है। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करूँगी तो ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे इसको म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैंने सिंपल सिर्फ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अगेन a के साथ r का फंक्शन, क्योंकि ये अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम था, और ये r m के साथ r प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा हुआ है, m के साथ अगेन r प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बार जो मैं लगा रही हूँ ये वेक्टर को शो कर रही है सिर्फ, और डेल जहाँ जहाँ था उसके साथ मैंने ऊपर वेक्टर का साइन शो करवाया, और प्राइम वो भी प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम का था, और डी टॉप भी था प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे हमने एक ये प्रूफ जो आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 1.60 है ग्रिफिथ्स की, उसमें ही हमने प्रूफ, इसका ये पूरा प्रूफ था। तो अगर आप लोगों ने करना है तो आप लोग प्रॉब्लम 1.60 जाके पहले कर सकते हो, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ याद कर लो कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस वी डी टाउ इक्वल होता है माइनस सरफेस क्रॉस इंटीग्रल वी क्रॉस डी ए के। वी जो है वो कोई भी यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास वी क्या है, m/r, तो ये चीज़ तो एज इट इज़ आ जाएगी म्यू नॉट 4 पाई डेल क्रॉस m यूनिट वेक्टर। अगेन यहाँ पे मैंने नहीं डाले हुए, तो आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। ये अगेन ये सिर्फ वेक्टर साइन है, डी टाउ प्राइम ओवर r। ओके, यहाँ पे माइनस में इसकी जगह क्या लिखूँगी, ये चीज़ जब मैं लिखूँगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस म्यू नॉट बाय 4 पाई एज इट इज़ आ जाएगा। वी क्या है इसमें, m/r क्रॉस डी ए, क्योंकि किसका फंक्शन है, प्राइम का, पूरा प्राइम का सिस्टम फंक्शन था, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, तो डी ए प्राइम हो जाएगा। ओके, ये मेरे पास क्या है, एक एरिया एलिमेंट है, और ये किसके परपेंडिकुलर होता है, यूनिट वेक्टर के, तो मैं डी ए प्राइम को इक्वल लिख सकती हूँ n यूनिट वेक्टर डी ए प्राइम। यहाँ पे सिंपल ये एज इट इज़ टर्म्स आ गई हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने डी ए प्राइम की जगह n यूनिट वेक्टर डी ए प्राइम लिख दिया, ठीक है। अब हमने वेक्टर पोटेंशियल जो डी टू के लिए, सिर्फ सरफेस एलिमेंट के लिए, तो वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई के ओवर आर डी ए, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे निकाल लूँ जे के लिए, तो जे के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई जे ओवर आर, ठीक है, जे ओवर आर डी टाउ प्राइम, ठीक है। तो मैं अगर इन दोनों को देखते हुए अपनी पिछली इक्वेशन को कंबाइन करूं, इन दोनों को उस इक्वेशन के साथ कंबाइन करूं, तो वहाँ पे मेरे पास जो जे है वो किसके इक्वल आ रहा है, डेल क्रॉस एम के। यहाँ पे मैंने बी क्यों लिखा है, क्योंकि ये बाउंड करंट्स की बात हो रही है, तो ये मेरे पास वेक्टर है, वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस है, लेकिन ये मेरे पास क्या है, करंट, तो मैं इसको जे बी और के बी से लिखूँगी, तो वो सेम ऐसे ही कुछ बन रही होगी, वहाँ पे के की जगह वैल्यू लिखी हुई है, तो इसका मतलब उनको कंबाइन करने के बाद इस इक्वेशन के साथ, तो ये इक्वल होगा डेल क्रॉस एम के, और के भी इक्वल होगा एम क्रॉस एन यूनिट वेक्टर के। तो मैं वहाँ पे सिंपल डेल क्रॉस एम की जगह क्या लिख दूँगी, जे बी आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि एम किसका फंक्शन था, आर प्राइम, सॉरी आर यूनिट नहीं, आर प्राइम का, ठीक है। और डीटा प्राइम एज इट इज़ आ जाएगा, के बी और आर प्राइम डी ए प्राइम। तो कैलकुलेट हमें सिर्फ इतना ही करना था। अब इस पूरी इक्वेशन से हमारे पास जो कंक्लूजन आई है वो क्या आई है, कि सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं
एक हमारे पास मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट गिवन होता है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट की वजह से कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम बाउंड करंट और सरफेस करंट फाइंड कर लेते हैं। देन उनकी दोनों को ऐड कर तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इस कंक्लूजन को यहाँ से वी फर्स्ट डिटरमाइन द बाउंड करंट। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बाउंड करंट कैलकुलेट करेंगे एंड द फील्ड दे प्रोड्यूस। बाउंड करंट की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उनको कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि जो फील्ड जो इन बाउंड करंट की वजह से प्रोड्यूस हुई है वही फील्ड हमारे पास इक्वल होगी मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट की वजह से, अगर जो हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है उसके। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले बाउंड करंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों बाउंड करंट्स को, इनकी वजह से फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट की फील्ड हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।